ठीक है, क्लास कर 8 ली का सर जी। खाना खा रही हूँ, खाने के बाद चैप्टर में नंबर करूंगी। 11 से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट बल के उदाहरण है, मतलब असंपर्क बल के उदाहरण, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर पेशीय बल। ठीक है, बताइए कौन से असंपर्क बल के उदाहरण है। बिना टच किए चुंबकीय तो हो जाएगा पहला, गुरुत्वाकर्षण भी हो जाएगा। घर्षण नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा। एक दो ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिखाइए है, क्या क्या दो है। तीन चार दो। होगा, ठीक है, दो तीन हाँ, दो चार होगा, तीन मतलब चार। चुंबकीय हो जाएगा, अब स्थिर पेशीय वैद्युत नहीं बल होगा। होगा, ये बिल्कुल पेशीय, और मतलब क्या होगा, घर्षण बल नहीं आएगा। ठीक है, ये मतलब नहीं होगा। संपर्क बल है। और संपर्क बल में चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल शामिल होंगे। ठीक है, इसको आपको जो ध्यान में वस्तु के बिना रखना है। ठीक है, संपर्क में आए एक दूसरे को मतलब बल हम्म, लगाता हो। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद करेंगे चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, तीनों जो है नन संपर्क बल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है। टेड असंपर्क। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, तीनों जो है असंपर्क बल के उदाहरण है। यह बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है। उसके बाद घर्षण तथा पेशीय बल, ठीक है, कांटेक्ट बल के उदाहरण है, मतलब संपर्क बल के उदाहरण है। ठीक है, मतलब वस्तु के संपर्क में आने पे तभी कार्य करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। क्या है। गुरुत्व बल की बात करेंगे तो केवल पृथ्वी का गुण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कह रहा है विश्व की सभी वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। गुरुत्व बल के कारण ही नदी के पानी नीचे की ओर बहता है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो दो दो और तीन और स्टेटमेंट तीन। क्या है, सही है। ठीक हाँ, है, एक दो और तीन गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही गुण है, नहीं, ग्रेविटेशनल वगैरह फोर्स तो दूसरे जगह पे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु पे लगाती है, वो होता है ब्रह्मांड में क्या। आप देखेंगे तारा वगैरह जो एक दूसरे के मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, तो केवल पृथ्वी पे नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त कथनों में कथन एक गलत है, क्योंकि गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण नहीं है। वास्तव में विश्व के सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियां में पानी नीचे की ओर बहता है। अतः कथन दो और तीन जो है क्या है, सही है। अब 12 नंबर चैप्टर है, घर्षण को लेकर प्रश्न है। ठीक है, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, निस्संदेह ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, कोई होगा ही। दिक्कत नहीं इसमें। हम्म। बिल्कुल देखे थे, मतलब यहाँ पे किष्किंधा कांड में क्या हुआ था, हनुमान जी दोनों पत्थर को रगड़ के दोनों को शपथ दिला दिए थे, आग निकली थी। बचपन में भी तो सर हम लोग ऐसे कबड्डी ऐसे हाँ, तो हो हम लोग भी जाता था। करते थे ना। बिल्कुल, आग आग मिट्टी जलाते थे फेंकता तो था। उससे। ठीक है, स्पार्क हाँ। निकलता रहा। ठीक है, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी पकड़ने में घर्षण में वृद्धि हो सके। ये भी सही है। ठीक है, अभी भी हम बैटिंग करने जाते थे हाथ में मिट्टी लगा लेते ताकि बल्ला मजबूती से पकड़ सके। तरलों द्वारा लगाए घर्षण को कर्षण कहते हैं। ठीक है, तरलों द्वारा लगाए घर्षण को, तरलों द्वारा लगाए घर्षण को कर्षण करें। ड्रैग तो नहीं होना चाहिए, तरल के द्वारा स्मूथली काम करेगा। देख लेते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको सर्पी घर्षण कहते हैं, स्थैनिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, बिल्कुल एक दो तीन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है। ए नंबर डी गलत है, सभी के सभी ऊपर सही में है। ठीक है। है, सारे के सारे सही, अच्छा। एक दो तीन चार सही है। ठीक है, मतलब देखेंगे दो पृष्ठों के बीच, ठीक है, अनियमितताओं या अंतर्बंधन है, ठीक है, इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण होता है। यह हमारे दैनिक जीवन के कुछ अत्यधिक मतलब महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या क्या काम करेगा, आप माचिस जलाते हो सवेरे सवेरे, वो भी घर्षण के कारण ही होता है। जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक माचिस तो जलेगा नहीं। आप चल पाते हैं जमीन पे, घर्षण के कारण। आप बर्फ पे चल के दिखा दीजिए, नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे, स्थिति खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसका यदि घर्षण ना हो तो पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, घर्षण के कारण माचिस की तीली रगड़ने पर वो आग पकड़ती है। घर्षण से उष्मा भी उत्पन्न होता है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पे मिट्टी तथा, ठीक है, जिम्नास्ट अपने हाथों पे, ठीक है, कोई रुच पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण से वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते थे। यही तो डाउट हमें फंसा था। लुब्रिकेंट। तरलों द्वारा लगाए घर्षण को कर्षण कहते हैं। अच्छा, वही तो, सही ठीक लगता तो है। है। ये तो गलत होना चाहिए ना, तरल द्वारा लगाए घर्षण को ड्रैग कैसे कहेंगे, ड्रैग अगर करेंगे तो घर्षण में वृद्धि होगी ना। तो तरल पदार्थ में कोई भी करेंगे तो घर्षण में वृद्धि नहीं होता है।
तो कम अगर जाएगा ड्रैग होगा तो घर्षण। घर्षण कम होना चाहिए ना, मतलब जैसे क्या करते हैं हम लोग, मतलब तरल पदार्थ को डालते हैं, जैसे जैसे मतलब लुब्रिकेंट को डालते हैं, तो उससे ड्रैग तो नहीं होना चाहिए ना, घर्षण कम होना चाहिए, यही पे मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण को, ठीक है, ड्रैग कहते हैं, क्या पता, देखना सर पड़ेगा। जी लाइन को फिर से पढ़िएगा तो क्या लिखा है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तरलों द्वारा लगाए घर्षण को, ठीक है, ड्रैग नहीं कहते हैं। वहाँ व्याख्या में क्या यहाँ पे लिखा देखिए, हुआ ये यहाँ पे कहा गया, हाँ, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेह कहते हैं। ठीक है, जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाले वस्तुओं पे घर्षण बल लगाते हैं। तरल द्वारा लगाए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। है। हाँ तो अच्छा, पानी ड्रैग, वगैरह पे जो जब हम जब चलते कोई, हैं ना। बिल्कुल ठीक, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पे सर्पी गति करती है तो उस पे सर्पी घर्षण लगता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, ध्यान ये में तो रखेंगे। हमको याद ही। अच्छा एस्थेटिक कम, सर भी कम होगा, एस्थेटिक एस्थेटिक ज्यादा होगा। हाँ, तो सर्पी लुढ़केगा ना, तो वो तो जाहिर सी बात हाँ है कम होगा। लोटेनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करे, तो सबसे कम तो स्थैतिक पे होगा, उसके बाद सर्पी पे और लोटनिक पे सबसे ज्यादा, मतलब सॉरी, स्थैतिक पे बड़ा ज्यादा होता है होगा, हाँ। सर्पी पे उससे कम फिर होगा, सर्पी लोटनिक पे फिर सबसे लोड, कम होगा। ठीक है, सबसे स्थिर कम सतहों पर लगेगा। बीच लगने वाला घर्षण को स्थैतिक मतलब स्थिर सतहों के बीच लगने वाला घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पे सरकती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं पर उतना समय नहीं मिल पाता जितना वो सतह के संपर्क बिंदुओं पे, ठीक है, धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। जब कोई वस्तु दूसरी पृष्ठ के जब कोई वस्तु के पृष्ठ लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटेनिक घर्षण कहते हैं। किसी वस्तु को सतह पर, ठीक है, घर्षण की उपेक्षा लुढ़कना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि लोटेनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से मतलब क्या होता है, कम होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने हैं। ठीक है, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे तो ध्वनि के बारे में देखते हैं। ये ठोस द्रव गैस के निर्वात सभी में संचन कर सकती है। ध्वनि ठोस द्रव गैस सभी में संचन कर सकती है, सही है कि गलत है ये? निर्वात में नहीं होगा, गलत है। ध्वनि बिल्कुल निर्वात ठीक है, में नहीं करता है। निर्वात निर्वात में नहीं कर सकती है ध्वनि। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ध्वनि आपका निर्वात में संचन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसकी तीव्रता या फिर प्रबलता की बात करें, डेसिबल में मापी जाती है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ठीक नहीं। है, मानव कानों तीसरा के लिए उसकी श्रव्य आवृत्ति 20 से मतलब 20,000 हर्ट्ज, तो ये भी सही है। तो पहला वाला छोड़ के दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में आपका संचरण नहीं कर सकती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हो, क्या इसके सोल्यूशन को करूँ, कुछ ज्यादा ही है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए उतना नहीं। ठीक है, बस चलिए। इतना याद रखें ना कि ध्वनि के लिए हमेशा माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के हाँ, ध्वनि नहीं बिना माध्यम चलेगा। का ध्वनि नहीं चले, इसीलिए बोलते बस हैं बाकी तो चंद्रमा सब पे एक पता दूसरे ही की है। आवाज क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पे किसी भी प्रकार का माध्यम ही नहीं मीडियम है। नहीं है। ठीक है, माध्यम नहीं है, हाँ इसलिए हम आवाज नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। आगे चलेंगे, ध्वनि के तारतम्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ध्वनि की बात करेंगे, बताइए, ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व पे ना, ध्वनि हम्म, की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व बिल्कुल, यह बिल्कुल ध्वनि की आवृत्ति आवृत्ति पर पे निर्भर करेगा। करता है। ठीक है, चलिए। पक्षी पक्षी उच्च तारतम्य उच्च। में ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ तारतम्य मंद होता है। ठीक है, पक्षी उच्च तारतम्य की सही है, ध्वनि उत्पन्न करता है, तारत्व जबकि अधिक शेर होगा की तो आवाज दहाड़ पतला तारतम्य होगा। मंद। हाँ बिल्कुल ठीक है, तारतम्य अधिक होगा तो आवाज पतला होगा, जो कि मतलब गर्ल्स में होता है। ठीक है, जबकि शेर की हाँ तारतम्य, ठीक है, मंद होता है। ठीक है, कम सामान्यतः होगा तो महिला की आवाज आवाज मोटा पुरुष की होगा। अपेक्षा में अधिक तारतम्य वाली होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल हाँ। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, अपोजिट बिल्कुल चलता सही है है। दोनों। हम्म, चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे उपयुक्त में सभी कथन सही है। ध्वनि की प्रबलता, तीव्रता इसके आयाम तथा तीक्ष्णता या तारतम्य इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, आप देखेंगे अधिक आयाम प्रबल ध्वनि तथा छोटा आयाम में मंद ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसी कारण अधिक आवृत्ति उच्च तारतम्य तथा निम्न आवृत्ति कम तारतम्य के लिए उत्तरदायी होता है। पक्षियों का ध्वनि का तारतम्य उच्च तथा शेर की ध्वनि का तारतम्य मतलब क्या होता है, निम्न होता है। इसीलिए शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होती है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। इसी कारण ठीक है, इसी कारण ध्यान में रखिएगा, बांधों में, ढोल में मंद में आवृत्ति तथा सीटी में उच्च आवृत्ति होती है। ठीक है, आकाश में, ठीक है, तदित तथा मेघ गर्जन की घटना एक सामान्य तथा समान ऊंचाई पे घटित होती है, लेकिन इसमें,
ठीक है, तरित वाले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेघ गर्जन आप देखते हुए तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता? लाइट दिखाई देता है, पहला आवाज सुनाई प्रकाश, देता है। हाँ। पहले बिल्कुल, लाइट, पहले क्योंकि प्रकाश प्रकाश की दिखाई चाल देता है, अधिक फिर है। हाँ। मतलब क्या होता है, लाइट आपको पहले प्रकाश दिखाई देगा, फिर आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश सभी माध्यम में संचालित हो सकता है, परंतु ध्वनि निर्वात में संचालन नहीं कर सकती। तो सही है, बताइए, कथन और कारण सर दोनों ये सही है। व्याख्या, मतलब बोल तो सही रहा, लेकिन ऊपर वाला का व्याख्या नहीं तो चाल के कारण होगा ना, कि प्रकाश का चाल अधिक होता है, इसलिए ध्वनि से पहले प्रकाश पहुंच जाता है हमारे पास। इसका आंसर नहीं, क्या लिया है? माध्यम में संचरित होने का मतलब क्या हुआ? संचरित होने का मतलब तो उसकी गति नहीं ही नहीं, ना हुई सही मैम। है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, पता नहीं, देखिए सर ध्यान कर से। रहा है मैम, अब आंसर नहीं दे रहा तो अलग बात है, लेकिन कर रहा है। अगर संचरित कर रहा है इसका मतलब है कि उसकी गति की बात कर रही है। हम्म, हो इसका क्या सकता है। लिया है आंसर? इसका लिया है, इसका आंसर लिया है बी लिया है। बी में क्या है आपका? अच्छा, व्याख्या तो बी करता में है, है। एक का दो दोनों सही है। ठीक है, जा कहाँ चले गए इधर, ऊपर चले गए क्या? बी दिया है, इसका बी मतलब में क्या व्याख्या है? नहीं करता है तो दिया है सर। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु हाँ, वही तो हम बोलते हैं, कारण क्योंकि उसके कथन की सही चाल पे व्याख्या नहीं डिपेंड है। करता है, उसके संचरण पे बिल्कुल। नहीं। संचरण और चाल में अंतर है, हम कहीं भी गति कर रहे हैं और हम बहुत तेज गति से गति कर रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं है कि हम घूम रहे हैं और कहीं बहुत स्पीड से हम जा रहे हैं, दोनों में अंतर होगा। चलिए संचरण ठीक का है, इसको मतलब ध्यान में बहुत रखना तेज है। गति हुआ। चलिए देखिए, यहाँ पे देख नहीं लेते हैं। छोड़िए, हटाइए, चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखते क्या है, तो तरित का हाँ। पहले दिखाई देना तथा मेघ गर्जन का बाद में सुनाई देना क्रमशः प्रकाश की चाल तथा ध्वनि की चाल के कारण होता है। यह मंडल में प्रकाश की चाल ध्वनि के चाल से कई गुना होती है। ठीक है, जिसके कारण प्रकाश का संवेदन हम पहले करते हैं, जबकि ध्वनि का कुछ देर बाद हाँ, करते हैं। उसके ठीक है, चाल पे ध्यान में डिपेंड करता है। रखें, बिल्कुल उसके चाल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर चैप्टर क्या कर रहा है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। खाद्य एक चीज पदार्थों के और है भंडारण। सर, उस क्वेश्चन में एक चीज और है कि अगर हम संचरण को माध्यम मानते हैं तो अगर हम्म, निर्वात की अवस्था होगी तब तो ध्वनि आएगा ही नहीं, लेकिन प्रकाश के बाद तो ध्वनि आ रहा है ना। अगर निर्वात की अवस्था होगी तो हाँ, ध्वनि आएगा ही प्रकाश नहीं। के बाद तो ध्वनि तो आ रहा है, क्योंकि आप अगर जैसे संचरण थंडर की बात लाइटिंग जो करें होता तो, है। माध्यम की बात करें तो, हाँ, ध्वनि आएगा ही नहीं, बिल्कुल। फिर क्यों सुनाई देगा। बिल्कुल, आप देखें, खाद्य पदार्थों में भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे का ऊपर टीन का विद्युत लोपन किया जाता है। ठीक है, टीन लोहे से कम क्रियाशील होते थे, दोनों सही है, और एक दूसरे के सही स्पष्टीकरण भी करते हैं, इसमें विशेष जानने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल। पे क्या करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, जिस प्रोसेस को क्या बोला, इलेक्ट्रो प्लांट प्लाट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो प्लाटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कहते हैं। ठीक है, विद्युत ध्यान का में रखिएगा। प्लेट लगाना, हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बिल्कुल ठीक है, आगे देखेंगे। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहों में, ठीक है, संरक्षित होने पे, पुलों तथा स्वचालित वाहनों में प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहों में, ठीक है, संरक्षित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। संक्षारण तथा जंग लगने के बचाने के लिए लोहे पे, ठीक है, विद्युत लेपन तथा जिंक की परत क्या हो जाती है, ठीक है, नीचे निक्षेपित की जाती है। नीचे पिट की जाती, कथन, दोनों सही हाँ है। बिल्कुल, बताना है दोनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोनों दोनों के सही दोनों है, स्टेटमेंट क्या है आपका स्पष्टीकरण सही है। ठीक है, लेकिन स्पष्टीकरण क्या है, नहीं करता है। ठीक है, नहीं एक बार फिर करता से पढ़ है। दे रहा हूं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहों में, ठीक है, संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। ध्यान में इसको रखिएगा, बात करेंगे। ठीक है, संरक्षण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे, ठीक है, विद्युत लेपन क्या होता है, लोहे पे विद्युत लेपन तथा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। बिल्कुल सही है, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या जो है नहीं करता है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे, पर दूं क्या इसका सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संरक्षित होने पर जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए संक्षारण तथा जंग से लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। ठीक है, कथन आर ए स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि कथन ए आर आर का स्पष्टीकरण है। ठीक है, आर का ए नहीं है, लेकिन ए का आर का स्पष्टीकरण है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में दैनिक जीवन में अनेक उपकरण तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए कार के कुछ पुर्जे, बाथरूम की नल की टोटी। ठीक है, बात करेंगे गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर, ठीक है, क्रोमियम का लेपन किया जाता है। यह चमकदार दिखता है तथा संरक्षित नहीं होता, मतलब जंग नहीं लगता उसमें। आगे चलते हैं तो आप देखेंगे, यहाँ पे एक गलत लिख किया हूं, क्या है, देखिए, नमक घुला हुआ
नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है, ध्यान रखें, अच्छा चालक होता है। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा जी चालक होता है, बिल्कुल। चालक नहीं होता है, हाँ। सुचालक होता नहीं है। सर, आपको होता थ्री है। इडियट्स। तो अच्छा चालक वही ना होगा, सुचालक को ही ना अच्छा चालक बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही तो है। सुचालक होता है, सॉरी चालक, ठीक है, ठीक ठीक है। आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। तीसरा का स्टेटमेंट भी सुन लीजिए। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए बहुत ये विद्युत का मतलब क्या होता है, सुचालक होता है, आसुत ठीक है। जल बोला चालक निम्नलिखित में से नहीं है। असत्य कथन कौन है, ठीक है। तो देखेंगे असत्य कथन की बात करेंगे, केवल दो है। आसुत जल मतलब क्या, विद्युत का चालक नहीं है, ठीक है, कुचालक ध्यान है, में रखेंगे, ठीक है, कुचालक। कुचालक है, ठीक है। चलिए, 4 नंबर चैप्टर क्या क्या कह रहा है, ठीक है। कितना चैप्टर है इसमें टोटल? अब कितना बचा होगा, 10 कर रहे हैं ना, 18 चैप्टर है शायद, इसमें 8 चैप्टर होगा अभी और। 15 चैप्टर कर रहा है, ठीक है, 14 कर लिए, ठीक है। 15 कर निम्नलिखित लिए। कथनों पे असत्य कथन की पहचान करें। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको एलईडी, ऊर्जा की कम खपत करते हैं। प्रदीप्ति नालिका, ठीक है, प्रदीप्ति नालिका जिसको मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, सीएलपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। बात करें प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज्यादा खपत करते हैं, मतलब एलईडी की तुलना में, तो सही तो है, ठीक है। बाकी सी एफ एल, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद शहंत प्रदीप्ति लैंप, सी एफ एल की प्रदीप्ति नाल का ट्यूबलाइट से ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। सी एफ एल, सी एफ एल प्रदीप्ति नाल का ट्यूबलाइट से ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, बोल रहा है कथन। असत्य, थोड़ी ना करता है ये ज्यादा ऊर्जा खपत, ठीक है, ट्यूबलाइट से तो ज्यादा तो नहीं करता है, गलत है ये। सीएफएल प्रकाश उत्सर्जक डायोड से, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। कौन कौन बोल रहा है इनमें से, पूछा कौन सा असत्य कथन की पहचान करें, आंसर क्या लिया है, तो सी, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 मतलब क्या लिया है, इसका गलत लिया है, ठीक है। कथन एक आदू सही है, मतलब कि इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी ऊर्जा की कम खपत करते, सही है, ठीक है। प्रदीप्ति नाइल का है, जिसको फ्लोरेंस ट्यूब प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज्यादा खपत करते हैं, ठीक है, मतलब ट्यूबलाइट से ज्यादा ऊर्जा की खपत, मतलब मतलब इससे प्रदीप्ति नालिका से मतलब ज्यादा ऊर्जा मतलब करता है, ठीक है। प्रदीप्ति नालिका किसको बोलते हैं, ट्यूब वाला, ठीक है, लंबा वाला जो देखते हैं उसको ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। एलईडी वाला वही आप लोग घर में लगा रहे हैं, ठीक है। एक होल होता था सीएफएल बॉल होता था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी ट्यूबलाइट लेगा, ठीक है। उससे एनर्जी कम कौन लगा था, सीएफएल बल्ब लेगा, ठीक है। जो कि ऐसा कलर का बल्ब आता था, देखते हुएगा, इसमें से ऐसा निकला होता था, टूटी निकला होता, बीच में भी एक ऐसा होता था, ठीक है, सीएफएल बल्ब। अभी जो एलईडी बल्ब जो लगाते हैं, जो कि सबसे कम एनर्जी लेगा, बस तो वही पूछ रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन है, गलत का क्वेश्चन को चुनना था, ठीक है। सी एफ एल प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी से ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, ठीक है, सी एफ एल एलईडी से ज्यादा ऊर्जा लेगा। साथ ही इसमें पारा के कारण पर्यावरण को भी नुकसान मतलब पहुंचाता है, इसलिए कथन 3 गलत है, ठीक है। वे ऊर्जा वाला सही था, लेकिन ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। सी एफ एल प्रदीप्ति नाइल का ट्यूबलाइट से कम ऊर्जा खपत करते हैं, इसलिए कथन 4 भी क्या है आपका, गलत है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। आप चलेंगे आगे तो देखेंगे यहाँ पे कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, यहाँ से मतलब कुछ प्रश्न को लिया गया, इसको जरा देख लेते हैं, 2 मिनट रुके। आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सजातीय, ठीक है, एक प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। सजातीय की बात करेंगे तो एक प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जंतुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश क्या होते हैं, स्थैतिक होते हैं, ठीक है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। भू संपर्कन, ठीक है, भू संपर्क और अर्थिंग द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश, ठीक है, पृथ्वी पे भेजा जाता है। इसमें बोल रहा है, क्या बोला, निम्नलिखित सही नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला सही नहीं लिया है, मतलब सजातीय मतलब एक ही प्रकार का आवेश एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षण करते हैं, करेगा तो ना। नहीं करेगा, प्रतिकर्षण करेंगे ना, ठीक है। प्रतिकर्षण करेगा। मतलब सजाती एक प्रकार का आवेश एक दूसरे को आकर्षित तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा,
ठीक है, अगर मान लीजिए प्लस में प्लस को जोड़ दीजिएगा, माइनस में माइनस को जोड़ दीजिए, काम दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रतिकर्षण करेगा, आकर्षक नहीं करेगा। बाकी वस्तुओं के रगड़ने पे उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते, सही है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, सही है। भू संपर्क द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी पर भेजा जाता, सारे के सारे कथन क्या है, सही है। ठीक है, तड़ित, जिसको लाइटिंग बोलते हैं। ठीक है, तड़ित मतलब लाइटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, धरती के निकट संचित, धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के निचले किनारों पर संचित धनात्मक आवेशों को मिलाने से प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन, विद्युत विसर्जन कहलाती है। यह दो या दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। ठीक है, भवनों को तड़ित से प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक, ठीक है, नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है इनमें से सही कथन कौन है, चुनना है। ठीक है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। मतलब 2 और 3 स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। ये दो या दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा बड़ा जो भवन जो होता है उसमें मतलब लाइटिंग वगैरह का मतलब वो ना पड़े, इसलिए मतलब एक लाइटिंग कंडक्टर नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत दिया है। धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के नीचे किनारे पर संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होती है, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सोल्यूशन पढ़ दे रहा हूं। गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती है। इन प्रबल गतियों के कारण आवेश का पृथक्करण होता है। बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश तथा निचले किनारों पर ऋणावेश संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों की प्रभाव को नहीं रोक पाती है। परिणाम स्वरूप ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीलिया धारी, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करते, इसे हम तड़ित के रूप में जानते हैं। बेटा एक तरह से बिजली गिरना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन क्या है, गलत है। कथन 2 सही है। क्यों सही है, तो तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया को, ठीक है, विद्युत विसर्जन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को दो अथवा अधिक बादलों के बीच, ठीक है, दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों के पृथ्वी के बीच हो सकती है। ठीक है, इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे देखते हैं। भवनों को तड़ित के प्रभावों से बचाने के लिए तड़ित चालक नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस युक्ति से भवन निर्माण के समय, ठीक है, दीवारों में, ठीक है, उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। ठीक है, इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला छोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक मतलब दबा दिया जाता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ मतलब प्रदान करता है। मतलब बिजली गिरेगा, ठीक है, धातु के छड़ पे, और सीधे सीधे मतलब कहाँ चला जाएगा, तो जमीन के अंदर मतलब चला जाएगा। भवन पे किसी भी प्रकार का मतलब क्या होगा, इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलते, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है। ठीक है, पृथ्वी की बात करेंगे तो कई परतों में बटी हुई है। इसमें से कौन सी परत भू स्पंद के लिए उत्तरदायी है, तो बात करें उसको भू परपट्टी कहते हैं। क्या करते हैं, उसको भू परपट्टी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भू स्पंद के लिए मतलब क्या है, उत्तरदायी है, तो इसको क्या बोलेंगे, भू परपट्टी कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट कहेंगे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, चलिए, तो पृथ्वी कई परतों में बटी, इनमें से कौन सी परत भू स्पंद के लिए मतलब उत्तरदायी है, तो क्रस्ट का नाम याद रखिए, इसको भू परपट्टी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी परत गर्वर के कारण भू स्पंद मतलब इसको क्या, ट्रिमर आते हैं। पृथ्वी के इस परत को भू परपति या फिर क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की यह परत का खंड के रूप में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और इसके कारण भू परपटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, यही विक्षोभ पृथ्वी के सतह पर भूकंप का मतलब क्या होता है, कारण बनता है। मतलब क्या होता है, अंदर में प्लेट टकराया और एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गया, जिसके कारण मतलब क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, भू स्पंद पृथ्वी के सतह पर तरंगे उत्पन्न करते, इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंग को भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता था। भूकंप को तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, एक और किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल। किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल। बहुत सुंदर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
चलिए आगे चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तब प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते तो कुछ स्टेटमेंट और भी दिया, उसको भी देख लेते हैं। प्लेटों की सीमाएं, प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र मतलब बाउंड्रीज और वीक जोन होती है, अथवा भूकंप आने की संभावना मतलब क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। कश्मीर और कच्छ का रण भारत के अति भूकंप आकांक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक। कश्मीर का रण की बात हो रही है। कश्मीर और कच्छ के रण भारत में अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, तो सही है। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है ये सर। दोनों सही है? दोनों सही है। बिल्कुल, देखेंगे यहाँ पे उपर्युक्त दोनों कथन सही है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, प्लेटों की सीमाएं, ठीक है, प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती है, अतः वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया। प्रश्न पूछता है, ठीक है, कितने क्षेत्रों में बांटे हैं, क्या बताएंगे? कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितने क्षेत्रों में? तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें से कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय और समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान आदि अति मतलब महत्वपूर्ण आशंकित क्षेत्र में आते हैं। तो भारत में भूकंप कहाँ पे ज्यादा आ सकता है, ठीक है? कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व मतलब टोटल नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कच्छ का रण, गुजरात का भूकंप तो आप लोग जानते हैं ये कितना भयानक भूकंप था। राजस्थान तथा सिंध गंगा का मैदान अति भूकंप आशंकित क्षेत्र में आते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। राजीव, क्यों आप वीडियो बार बार ऑन कर रहे हो यार, ठीक है। भूकंप की पृथ्वी के परिणाम, बिहार का भी जो उत्तरी क्षेत्र है ना सर, हाँ, नेपाल से जो सटा हुआ इलाका है तो भूकंप संभावित क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसके लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह पैमाना रैखिक होता है, लीनियर नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसमें दो अंक की वृद्धि अथवा 2 अंक वृद्धि का अथवा, ठीक है, 1000 अधिक गुनी, ठीक है, विनाशी ऊर्जा है, ठीक है। इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुनी अधिक मतलब विनाशी ऊर्जा है, ठीक है। तो ये सही है आपका, 1 और 3 सही लिया है, कौन लिया? 1 और 3, बिल्कुल 1 और 3 मतलब आपका क्या लिया, सही लिया। लीनियर नहीं होता है, कैसा होता है? तो कथन दो लॉग। गलत है क्योंकि रिएक्टर सावधानीकरण रैखिक होता ना, नहीं है, ठीक है, यह बहुत लघु बड़ा कण, है। ये मतलब, ठीक है, लॉग होता बिल्कुल, ठीक लॉग। है, ठीक है, कैसा होता है, बिल्कुल, हाँ, लघु होता है, लघु गणकीय होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लघु इसमें गणकीय होने पिछला के वाला कारण बात रिएक्टर समझ पैनल में पर अंकित 1 से 10 तक की संख्या, प्रत्येक अंक भूकंप मापी क्षेत्र सिस्मोग्राफ पर, ठीक है, 10 गुने आयाम, ठीक है, 10 टाइम्स, ठीक है, एम्पलीट्यूड तथा 32 गुनी ऊर्जा वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए परिणाम में 2 अंक का वृद्धि का अर्थ है, ठीक है, लगभग 10,000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। तो 3 क्या है, सही है, ठीक है। मतलब कितने से कितने तक अंक होते हैं उस रिएक्टर पैमाने पे? 1000 1 से 10। 1000 है। 1 से 1000, 1 से 10 होता है 1 तो 1 से से 10। 1000। 1 से नहीं नहीं 10 जो होता आप है, 6 से ऊपर अधिक अत्यधिक माना जाता है हानिकारक। 7 वाला आएगा ना तो फिर मतलब नुकसान पहुंचाना विनाशकारी, हाँ, शुरू कर देगा, 7 वाला विनाशकारी माना जाएगा। विनाशकारी 6 हो तक जाता बर्दाश्त है। हो जाता है। जी सर। इसमें सर जो दिया था ना 2 अंक की वृद्धि वाला, वो समझ में नहीं यार क्या दिया हुआ। जब भी स्केल पे 2 अंक की वृद्धि होगी ना, तो नुकसान की जो संभावना है वो 1000 गुने अधिक हो जाएगी। जैसे कि आपका मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, तो आपको 1000 रुपए का हानि हो रहा है, तो जैसे 2 अंक की वृद्धि यानी कि 3 रुपया आपके पास आया, तो 1000 से 1000 को गुना कर दीजिए, उतना ज्यादा नुकसान होगा। ये स्केल का सिस्टम है, रिएक्टर स्केल का। चलिए 6 नंबर से हर पढ़िए तो जगह। जरा। जी सर जी, पढ़िएगा पढ़ते पल्लवी हैं। मैम, जी पढ़िए। जी मैं पढ़ रही। आवाज सही जा रही है क्या? ठीक ही आ हेलो, रही ठीक है। मेरी है। आवाज सही जा रही है हाँ, क्या सर? जी जी जी, हाँ, ठीक आ रही पढ़िए है। ना। ठीक है। जी 6 नंबर का रहा क्वेश्चन, तड़ित से सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है, यदि आप हम्म। कार या बस से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर लेने पर आप उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे।
दूसरा कह रहा है यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे। तीसरा कह रहा है यदि आसपास कोई वृक्ष ना हो तो जमीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा। कौन सा कथन असत्य है? तड़ित से यानी कि जब बिजली गिरती है बिजली तब, है गिरती ना? है उसके हमें की बात हो रही है हमें। पेड़ के अंदर सुरक्षित होता आदमी? पेड़ के नहीं, अंदर तो वहां बहुत पर नुकसान तो करेगा, घर ऊंचा बना जगह पे हुआ तो, है वही ऊंचा तो। जगह से तो पहले भागना चाहिए। हाँ, हाँ, पेड़ पे तो अब बहुत ब्रिज पे नुकसान गिरने की करेगा। संभावना ज्यादा रहती है। हम्म। हाँ, जी, तो और ये दूसरा ही जमीन गलत है। पर पेड़। बैठना, जी जमीन सर, पे हाँ बैठना। हाँ, जमीन हाँ पे ये एक ठीक है। आंसर दिया है, दूसरा है। ठीक है, यानी दूसरा हाँ, गलत है, बाकी एक और तीन सही है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, हम पढ़े हैं इसमें एनसीईआरटी में कि यदि आप वन में है ना तो छोटे पेड़ों के नीचे आप रह सकते हो, छोटे पेड़ों अच्छा, के नीचे। देखिए बड़े वृक्ष यहाँ पे हाँ देखिए, इसीलिए तो लिख दिया ना मैम कि हाँ, बड़े कि वृक्ष बड़े की वृक्ष के अपेक्षा नीचे छोटे नहीं, तो वृक्ष को देखिए ना यहाँ छोटे। पे आश्रय लिखा लेने से होगा, हाँ ठीक है। जी सुरक्षित यदि रहे। आप हाँ, जंगल में लिखा है हुआ तो है। बड़े वृक्षों की अपेक्षा छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेना ज्यादा हाँ, यही सुरक्षित हम होगा, भी तो कथन दो पढ़े गलत थे है, ठीक है। कि छोटे वृक्ष जी, के नीचे रह सकते हैं। चलिए ठीक है, 16 नंबर चैप्टर पढ़िए। 16 प्रकाश। लाइट है चैप्टर। ठीक है, पहला हम्म। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, वस्तु हम्म। द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन। दूसरा कह रहा है वस्तु द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। तीसरा कह रहा है प्रकाश हम्म। का विक्षेपन। कह रहा है इनमें से किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित कौन सा है? तो सिर्फ वस्तु द्वारा प्रकाश प्रावर्तन को है। तो उत्सर्जन थोड़ी होगा। हाँ, हाँ, उत्सर्जन वस्तु आंसर द्वारा वही दे रहा है। उत्सर्जन और प्रावर्तन दोनों होगा। प्रवर्तन, अच्छा, विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, हम तो इसको कुछ और, पहला तो हम छाट ही दिए थे। ठीक है, इसका दिया रहा है कि एक और दो सही है। किसी वस्तु को देख पाने के लिए आवश्यक है कि वस्तु से प्रकाश आंखों पर आए। ठीक है, हाँ, यह बिल्कुल। प्रकाश वस्तु से उत्सर्जित या परावर्तित होकर आ सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल। हम्म। सूर्य तो जो, उत्सर्जित होकर ही दिखता है ना, हाँ हाँ, सूर्य का उत्सर्जित, जो परावर्तन हम जैसे थोड़ी देखते कैसे हैं। कहता है ना कि कौन सा कलर आप देख रहे हैं, तो वो हाँ प्रवर्तन के कारण होता है। ठीक है, हाँ। और उत्सर्जित करेगा तभी तो आप वो प्रवर्तित कर देगा। जो जिस कलर को वो प्रवर्तित करता है शायद उसी को देख पाते हैं ना मैम। हम्म, जैसे अगर हाँ। ब्लैक है तो वो सारा को अवशोषित कर लेगा और सिर्फ ब्लैक को प्रवर्तित करेगा, इसीलिए हम लोग ब्लैक को देख पाते हैं। यही यही जी है ना? जी जी। जी, ठीक है। पहला कह रहा है सर, जो पिंड प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं वे दिव्य पिंड, तथा जो दूसरी वस्तुओं से के प्रकाश से चमकते हैं वे प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। जो स्वयं ठीक है। जलेगा, स्वयं स्वयं उत्सर्जित करेगा दीप्त, और जो दूसरी वस्तु से करेगा वो प्रदीप्त पिंड होगा। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। विक्षेपण की प्रक्रिया वस्तु को देखने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आई थिंक दोनों सही है। दोनों जी सही है। बिल्कुल, इसी को तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये तो प्रावर्तन का सब नियम ही सही यही है, है। प्रावर्तन हाँ, के दो प्रवर्तन नियम का होते नियम। हैं, दोनों नियम यही है। जी हाँ, ये दोनों नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो आइरिस होता है। ठीक है, हाँ डायरेक्ट आइरिस, ये सभी जानते ही होंगे। बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ने की आवश्यकता तो हमको नहीं लगता है कि है, सभी जानते होंगे कि नहीं नेत्र का। नहीं मैम। ठीक नहीं हाँ, ठीक नहीं, है। टाइम। चलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती हैं, रेटिना। नेक्स्ट हाँ कह रहा है कि अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट जो है रेटिना तथा दृक तंत्रिकाओं यानी ऑप्टिक नर्व्स की संधि पर उपस्थित होता है, रेटिना। हाँ हाँ, शायद। ठीक है, और इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। तीनों सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। इसको थोड़ा सा हम कौन और रॉड के बारे में सभी जानते ही होंगे, लेकिन एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ। ठीक है, रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिका का बना होता है, ये तो सभी जानते होंगे कि इसमें नर्वस सेल होता है, नर्व सेल होता है।
इन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। दृक मतलब ऑप्टिक नर्व, बिल्कुल। ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यानी आंख के अंदर जो होगा नर्व सेल होगा, एक तो कोन होगा, दूसरा रॉड्स होगा। कोन जो होता है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है तथा रंगों की सूचनाएं भी भेजता है, ठीक है। और रॉड जो होता है जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। एक इसमें अच्छा देख लेते हैं। रॉड किसके लिए? मंद प्रकाश के लिए। शंकु सर किसके जी लिए? मतलब कोन किसके तीव्र लिए? तीव्र तीव्र प्रकाश के प्रकाश। लिए। देखिए हम लोग का शंकु बड़ा होता है, ठीक है, और उल्लू जो होता है ना उसकी सलकाएं बड़ी होती है, इसीलिए वो रात में जागता है, क्योंकि मंद प्रकाश को भी आराम से वो देख लेता है। हम्म। यही है हम्म। सलकाएं और शंकु। जैसे अगर आप ये पढ़े होंगे मैम कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसमें रंगों हाँ की पहचान नहीं कर पाता है, तो हाँ, उसमें कौन सा कौन वो रोड तो हो? कोन कोन कौन कोन ना? खराब हो जाएगा। हाँ। हाँ उसमें और कोन ये आपको डिस्टर्ब जो होता है। जो क्या कहता है रतौंधी वाला सिस्टम है, या फिर कहते हैं ना कि शाम के बाद नहीं दिखना, क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ तो देखिए वही ना, वो शंकु रॉड तीव्र के कारण प्रकाश होता के है। लिए हाँ। है। नहीं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए। जब शंकु हम्म, काम करना बंद कर देगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। और जो ठीक है। सलकाएं होती है ना वो कुछ जीवों में बड़ी होती है, जैसे कि उल्लू का भी हम एग्जाम्पल दिए ना, उल्लू की हम्म। सलकाएं बड़ी होती हैं, तो वो मंद तो प्रकाश रात के में लिए देख पाता सुग्राही है। है, वो मंद प्रकाश में भी देख लेता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है ना कि अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो आपका कौन सेल काम नहीं कर रहा है, और जब हाँ आपको रतौंधी हो गया है तो आपको रॉड सेल आपका काम नहीं कर रहा है, ये कहा हाँ जाता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है लास्ट इसमें। वाला, फिर रेटिना पे मैंने हाँ प्रतिबिंब वाला लाइन पढ़ी है तो। जी जी सर, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, ठीक है, तुरंत ही हम्म। समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। अच्छा आंख बंद कर लेते हैं ना तो भी लगता है अच्छा इसको तो देखे थे, ऐसा अनुभव होता है थोड़ा देर के लिए। और कान पे यही एक चीज बटा कह रहे दस हैं। है ना? हाँ कान पर 1/10 है सर। माइंड हाँ। में 1/10। माइंड में 1/10 मतलब? माइंड दिमाग में पे एक बटा किसी भी चीज सोलह का जो, नहीं, नहीं, आंख सुनने पे ना वाली एक चीज। बटा हाँ सोलह हाँ, सुनने वाला वन जी, बाय टेन सुनने वाला देखने एक वाला। बटा दस है। 1/10 हो गया हाँ देखने ना, वाला एक तो बटा सुनने। सोलह हाँ। देखने तो का माइंड में 1/10। आंख वाला बनेगा ना जल्दी मैम, कान वाला भी माइंड में ही बनेगा, दोनों तो माइंड ही में बनेगा। नर्व सेल तो बिल्कुल। दोनों से वहीं से ना आप समझिएगा कि क्या सुन रहे हैं क्या देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है सामान्य नेत्र दूरी रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है। हाँ, निकट बहुत हम्म। ज्यादा तो नहीं, लेकिन न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, है ना। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। जी सर, तभी तो आपका लेंस खराब हो जाता है। तीसरा कह रहा है कि मोतियाबिंद नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है, उसमें एक जाली नुमा ये पड़ जाता है। सही है, तीनों सही है। उसी को हटाने के क्रम में ना लेंस टूट जाता है, इसीलिए मोतियाबिंद होने पे ना जो ऑपरेशन एक करता है परत वो बन दूसरी जाती जगह है ना लगाता है। धुंधला, उसको परत के जी ऊपर से हटाते हैं ना सर मोतियाबिंद में। हाँ जी सर, तो वही परत को हटाने में ना लेंस आपका क्रैक कर जाता है, इसी वजह से लेंस बदलना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। इसको पढ़ने की आवश्यकता तो हमको नहीं लगता है, सभी जानते होंगे। पढ़ दीजिए ठीक पढ़ है, दीजिए पढ़ दीजिए। और दूसरा, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा, किन्हीं का आवाज आ रहा है, मेरा ही है या किन्हीं और का है? देख लेता हूँ मैं, आप सामान्य, कीजिए। जी सर, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है, कहा ही गया है। ठीक है, अ, मोतियाबिंद वृद्धावस्था में नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसकी चिकित्सा की प्रक्रिया में चिकित्सक द्वारा इस पारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। वही एक परत जालीनुमा परत पड़ जाता है ना, उसको हटाने के क्रम में वो टूट जाता है। तो जब तक आप लेंस नहीं लगाइएगा तो देखिएगा कैसे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्म। ब्रायल सिस्टम
ब्रेल सिस्टम जो अंधों के लिए होता है ना, हाँ ब्रेल सिस्टम इसी को। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये तो जान ही रहे हैं, विजुअली चेंज्ड व्यक्तियों के लिए, यानी जिनको नहीं दिखाई देता उनके लिए है ब्रेल हम्म। सिस्टम। ठीक है। ब्रेल सिस्टम देखिए हिंदी इसका, देखें हिंदी क्या लिखा है। हिंदी चतुर्थ चक्षुष विस्तृत मैं युक्त। इसीलिए तो हमको पढ़े ही नहीं विजुअली इसीलिए चेंज हमको मैम समझ इंग्लिश में आ पढ़ गया। के निकल गई अपना विजुअली चैलेंज्ड। हिंदी कौन पढ़े। जी सर। विजुअली चले। कब चक्षुष मनाते हैं बाल दिवस? 4 4 तारीख को ना, फरवरी ना। 4 का है। 4 4 फरवरी तो जनवरी नहीं है, जून जनवरी जनवरी होगा। जनवरी होगा, है, हाँ 2 जनवरी होगा। सही 4 बात, जनवरी। 4 जनवरी, हाँ। बस इसका ये तो लुई ब्रेल के द्वारा विकसित किया गया था, सभी जानते ही हैं, लेकिन इसमें याद रखने की चीज है कि 63 डॉट होते हैं, पैटर्न या छाप के जो होते हैं हाँ ना ये 63। बहुत है। डॉट हाँ कितने होते हैं ब्रेल पैटर्न में? तो 63, 63। 6 का आधा 3, 6 और जी। 3। चलिए पढ़िए तो 7 नंबर क्वेश्चन। जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते हैं तथा विभिन्न विशेषताएं रखते हम्म। हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकता है। दूसरा, तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। तीसरा, हम्म। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। ऑप्शन डी यानी तीनों सही है। ठीक है। केकड़ा का छोटा होता है लेकिन 360 डिग्री घुमा देता है, चीज ध्यान रखिएगा। और तितली जो होता है उसका लगता है कि 1000 छोटा नेत्र से मिलकर के बना हुआ है, ऐसा हाँ प्रतीत होता देखिएगा है। न तो लगेगा आंख के अंदर हाँ, आंख है तितली का, एकदम छोटा छोटा बहुत सारा दिखता है। वही लिख रहा है। हम्म। यह केवल सामने या पास में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती है तितली। वाह, बहुत बढ़िया। वही इसका भी 360 घूम जाता है, इसका मतलब केकड़ा का तो जो है पढ़िए कि इसको, चारों सोल्यूशन पढ़िए। वही तो पढ़ रही मैम सर ठीक है, पढ़ देते हैं, जो लिखा है एकदम वही डिटो पढ़ देते हैं सर। कह रहा है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। दूसरा, तितली के नेत्र बड़े होते हैं जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। यह केवल सामने अथवा पास में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती हैं। तीसरा कह रहा है, उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है, यानी कॉर्निया भी बड़ा होगा और पुतली भी बड़ी होगी ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में स्तलकाएं, अच्छा रॉड, ठीक है, रॉड्स होती हैं जो मैं बता रही थी, तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं, यानी अच्छा कोण कम होते हैं और रॉड्स ज्यादा होते हैं, जिस कारण ज्यादा होता है। हाँ उल्लू रात में भली भांति देख सकता है मंद परंतु प्रकाश दिन भी में उसकी नहीं। आंखों में इसके प्रवेश कर जाता है। हाँ जी सर। इसके विपरीत दिन में पक्षियों के नेत्र में शंकु अधिक और सलकाएं कम होती है, यानी अच्छा पक्षी अगर बोलेगा ना सर, तो पक्षी दिन में देख सकता हम्म। है रात में नहीं, यानी मानव की भांति हम्म। बिना प्रकाश के हम लोग नहीं देख पाएंगे ना। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट चैप्टर है सर, तारे एवं सौर परिवार। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, हम्म। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। आई थिंक दोनों, हाँ दोनों साथ साथ करता है। इसकी पूर्ण चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ कम होती, नहीं अधिक होगा ना, कम कैसे होगा। ठीक है, हाँ अधिक होती है सर, ये इसीलिए गलत हो जाता है। ठीक है, पहला तो सभी जानते ही है कि पृथ्वी का परिक्रमा जो चंद्रमा करता है, परिक्रमा में जितनी समय लगाएगा उतना ही समय वो अपने अक्ष पे घूम लेता है, इसीलिए उसका एक क्या तो उसका फैक्ट निकलता है सर। अच्छा, नेक्स्ट कह ठीक रहा है। है, जो इसकी पूर्ण चक्रिका है यानी होल डाइस वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है, परंतु एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है, तो हम लोग सामान्य तौर पे देखते भी हैं। और 15 हम्म। दिन को शायद ये बोलता है ना सर, कुछ पाक्षिक या कुछ बोलता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है ना। ठीक है, पूर्णिमा के पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, हमें वही भाग चंद्रमा का दिखाई अपना देता प्रकाश है। नहीं होता है। जी सर, हमें वही भाग दिखाई देता है हम्म। जिस जिस भाग से सूर्य का प्रवर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। हम्म।
पूर्णिमा के 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का अगला दिन जब चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखता है वह बाल चंद्र। अच्छा, न्यू मून डे, इसको याद रखिएगा सर, हम पहली बार पढ़ रहे हैं। न्यू मून डे कहलाता है। अमावस्या के अगला दिन का जो चंद्रमा होगा वो न्यू मून डे कहलाएगा, यानी बाल चंद्र। वाह, बाल चंद्र। जी, ये फैक्ट अच्छा है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन एडविन चंद्रमा पर, एल्ड्रिन। हाँ, चंद्रमा पर उतरे थे। दोनों साथ ही गया था, लेकिन पहले ये कदम रखा था। 3 आदमी गया था, जो चालक जो था वो नहीं उतरा था। ठीक है। चालक, हाँ, नहीं उतरा था। बताएं तो सर कि कौन नहीं उतरा था। इस तरह का कोई शायद मीम्स भेजा था ना। ठीक नहीं है, नहीं, मीम्स नहीं नेक्स्ट पूछा था। क्वेश्चन। मतलब पहला पैर नीलवासुम रखे थे, तो दूसरा किसने रखा था? तो कहता वो लंगड़ा थोड़ी ना था, तो दूसरा भी उसने रखा था। ठीक अच्छा, है, ये था। ठीक है। दूसरा भी वही रखा था। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। ठीक है, और तारों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में व्यक्त की जाती है। दूसरा तो सही है, पहला तारे पहला वाला सूर्यास्त गलत है, सूर्यास्त के उल्टा बाद बोल दिया उदित है। होता है। हाँ, और सूर्योदय हाँ, के, वही हमको लगता है। गलत लिख दिया है। पहले नहीं, बाद, ये भी बाद है ना। अच्छा ठीक है, इसका सॉल्यूशन पढ़ देती हूँ। कह रहा है कथन एक गलत क्यों है। तारे दिन दिन के समय भी आकाश में होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब होता है ना। जी, ये पृथ्वी का क्लॉकवाइज आता है, ये पश्चिम से तारा पूर्व। क्लॉकवाइज। वही है ना, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जा रही है, तारा पूर्व से पश्चिम आ रहा है। तो जब इसका सूर्यास्त अच्छा, होगा तो उसका सूर्योदय होगा, जब इसका हाँ, सूर्योदय सूर्योदय होगा तो होगा उसका जी। सूर्यास्त होगा। अपोजिट हाँ, चलेगा। एक जैसा कि क्वेश्चन आता होता है है कि कहाँ जो पे, शुक्र और अरुण पे हो जाता है ना। अरुण पे हाँ, होता है जी, शुक्र और यही अरुण बताना भी चाह रही उल्टा थी। चलता है, दोनों भी उल्टा। वो दोनों क्लॉकवाइज आता है। इसीलिए तो दूसरा शुक्र तो को जानते तारा ही हैं। कहा जाता है। सुबह का तारा, भोर का तारा, जी सर, जी मैम। हम्म, ये ठीक है। पढ़ नेक्स्ट किसी जानते का और ही कीजिए हैं, इसको। हाँ। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। कथन कह रहा है कि सूर्य पूरब में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, और कारक कह रहा है पृथ्वी का घूर्णन कक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। लंबवत नहीं है, स्पष्टीकरण तो नहीं सही लग रहा है। हाँ जी सर, क्वेश्चन स्पष्टीकरण कहाँ सही है? नहीं है। अरे वही कथन और कारण है मैम, इसमें सही चुनना है। क्वेश्चन ही नहीं कथन, दिख रहा है ना हमको। ओ सर, चश्मा स्क्रॉल लगाइए। नहीं ठीक किए है। थे हम तो अपना पीडीएफ खोले हुए मैम, तो दिखा। ठीक है, मैं फिर से पढ़ दूं जी, क्या? नहीं नहीं, हम पढ़ लेंगे, आप आंसर पढ़िए। जी मैम, इसका आंसर बी दिया है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कह रहा है कि सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा पृथ्वी के सही है अपने ये। अक्ष पर। जी सर, पश्चिम से पूरब दिशा में घूमने के कारण होता है, तो बिल्कुल सही है, तो हम लोग अभी ऊपर बोल ही रहे थे। और दूसरा कह रहा है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष किसी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का यह झुकाव 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री पे ही ना झुका उसका अक्ष सर। ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो पृथ्वी ये अपने आप पे 23.5 डिग्री रुकी उदय हुई और है। अस्त होना तो परिक्रमण पे निर्भर करेगा ना, ना कि अक्षीय हाँ, ये घूर्णन पे। साढ़े ये तेईस डिग्री गलत में लिख झुका, ये दिया है। ऋतु परिवर्तन इस पर जी, निर्भर तो ऋतु करता है। परिवर्तन होता हाँ, है जी मैम। अक्षीय हाँ, झुका। ऋतु परिवर्तन होता है इससे, अक्ष पे झुके हुए कारण। हम्म, इसीलिए इसका पहला से कोई मतलब नहीं है। कह रहा हम्म, विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं, तथा वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो होता ही है। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पे झुके हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण पर झुका है। हम्म, ठीक है। हम्म।
कहने का मतलब हुआ ना कि अगर उसका अक्ष वाला तल पूछेगा तो 23.5 डिग्री हो जाएगा, लेकिन कक्षीय तल पूछ देगा तो 66.5 डिग्री हो जाएगा, है ना सर? ठीक है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। दूसरा कह रहा है यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। और तीसरा कह रहा है यह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। तीनों सही है। तो पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिण गोलार्ध से नहीं कैसे दिखाई देगा? ठीक है, सारे के सारे सही है। क्या बोले हम्म, सर जी? पृथ्वी? पृथ्वी थोड़ी है, या भारत में दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध सॉरी दिखता सर सॉरी, है, या तो दक्षिणी गोलार्ध से नहीं नींद दिखाई आ देता रही थी। है। दक्षिणी गोलार्ध से नहीं ध्रुव दिखाई देता तारा ध्रुव के तारा, बारे ठीक में, है। हाँ। हाँ, ध्रुव ध्रुव तारा पढ़िए, तारा। इसका इसका सोल्यूशन पढ़िए। मैं भारत उत्तरी गोलार्ध हाँ में, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो दोनों गोलार्ध में। हाँ, हम्म। सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। अच्छा, ठीक है। इसी कारण ध्रुव हम्म। तारा गति करता प्रतीत नहीं होता है। साथ ही यह दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई भी नहीं देता है। बस इस कॉन्सेप्ट को जानिए और क्या, कि सभी तारे का ध्रुव तारा जो है, सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के अक्ष के दिशा में स्थित है, इसी कारण से दक्षिणी गोला। अच्छा, जब अक्ष है तो नीचे का अक्ष ले रहा है ना? नीचे जो होगा वो अक्ष होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध से अच्छा, उत्तरी गोलार्ध से दिखेगा, दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखेगा, उल्टा बोल दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, विख्यात तारामंडल अर्शा मेजर को सप्तऋषि भी कहते हैं। दूसरा कह रहा है सही है। ओरियन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं। और तीसरा कह रहा है कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। तीनों सही है। सर बोल रहा है हाँ सभी सही हैं, 1 2 3 सभी सही हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ना कि जो अर्शा मेजर है उसको सप्तऋषि, ओरियन को शिकारी, और कैसियोपिया जो है W का आकार या M के बिगड़े रूप जैसा दिखता है। हाँ, एक मतलब लगेगा कि कोई महिला बैठी हुई है, कैसूपिया को देखिएगा तो ऐसा लगता है। सप्तऋषि तो हम लोग बचपन में देखे आए हैं, लेकिन ये हाँ, वाला ऑरियन कैसियोपिया ऑरियन जो का है वो ध्यान नहीं है। शिकारी की पढ़िए तरह। सोल्यूशन। तारा उपयोग सभी कथन सही हैं सर। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की थी। तारामंडलों की आकृति उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। पहला सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक अर्सा मेजर को सप्तऋषि या बिग डिपर अथवा ग्रेट बियर, सप्तऋषि का ही क्या क्या नाम है, बिग डिपर और ग्रेट बियर भी नाम है अर्सा मेजर के सप्तऋषि का। ठीक है, भी कहते हैं। दूसरा कह रहा है ओरियन आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है, यानी सबसे बड़ा बोलेगा, सर्वाधिक बड़ा तारामंडल है ओरियन, जिसे शिकारी भी कहते हैं। नहीं नहीं आकाश नहीं नहीं, तो गलत तो वही बोलिए आप। रहा ना। सर्वाधिक बड़ा अर्सा मेजर ही है। अच्छा, अर्सा मेजर ही है। गिना जाता है, जो बड़े बड़े तारे हैं उसमें ओरियन आता है, सबसे हाँ, बड़ा ओरियन नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। आकाश के उत्तरी भाग में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह अंग्रेजी के W तथा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते हैं। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ देखिए, तारामंडल। ये लगातार जैसे हमारा उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी गोलार्ध का हम्म, उत्तरी ध्रुव ठीक उसके अक्ष के बराबर, ठीक है, उस पॉइंट के हम्म, ठीक ऊपर में ध्रुव तारा है, तो दक्षिणी गोलार्ध सबको कैसे दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है पृथ्वी का। जी जी मैम। इसीलिए सप्तऋषि और ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखता है। नहीं दिखाई देता, अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, जिन तारों से मिलकर तारामंडल बना होता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं होते हैं। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं, केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं। हाँ बिल्कुल, तारे ठीक है। टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते, ये भी सही है। ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, हाँ ये भी सही है।
नहीं, तो इसमें सिर्फ तीसरा नहीं सही दूसरा है। तीसरा नहीं सही है। यानी हम्म, परिवर्तन होता है, तारे तारे की स्थिति में परिवर्तन, ग्रहों के सापेक्ष तारा तारे थोड़े तारों की घूमता है, स्थिति। ग्रह ना घूमता है, ग्रह की स्थिति बदलेगा, तारा तो वहीं तारा की वहीं फिक्स है। रहेगा। हाँ, अच्छा। तारा ग्रह फिक्स रहता बदलता है है, ना। पढ़िए इसका सोल्यूशन। जी 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 जी, हाँ ध्यान दिए हम। जब सौरमंडल पढ़ते हैं ना, तो सारा क्या सूर्य के कक्ष के चक्कर लगा रहा ना, परिक्रमण हम्म परिक्रमा कर रहा है। ठीक है। हम्म। कथन एक सही है। तारों में अपना प्रकाश होता है, परंतु ग्रहों में नहीं। यह ग्रह केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को प्रवर्तित करते हैं। दूसरा, तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। कथन दो भी सही है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, ना कि ग्रहों के सापेक्ष तारों की। हाँ जी मैम, सही था। अब मिलान करना है 7 नंबर में। कह रहा है बुध। बुध को मिलान कीजिए, कहाँ जाएगा? सूर्य का निकटतम ग्रह हमको होना चाहिए। ठीक है, शुक्र। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह, ठीक लग रहा है। बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा, ये भी ठीक लग रहा है। यूरेनस अपने कक्ष पर अत्यधिक झुकाव, सभी सही लग रहा है। यानी कि 1 2 3 4 ये नंबर। जी सर, ये नंबर दिया। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी को। हाँ, इसमें तो कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी नीली, मंगल लाल, शनि पीला। शनि पीला, पीला पीला, हाँ पीला। ठीक है, तीनों सही है। पृथ्वी नीली तो नीली ग्रह कहलाती है, हाँ, मंगल लाल सनी ग्रह पीला ही कहलाता ही है, दिखता है। और शनि पीला दिखता है। इसीलिए तो कहता है ना, शनिवार को पीला कपड़ा पहनो या काला कपड़ा पहनो। चलिए, शनि ग्रह बुध है किस में जिसका। जाएगा? सबसे बुध छोटा? सफेद। हाँ, सबसे छोटा में आता है ना। सूर्य का अच्छा, अभी सबसे वही निकटतम? अटके हुए हैं सभी। हाँ सर, हाँ, नींद शुक्र में किस थे में क्या? जाएगा? शुक्र? अच्छा, कहाँ पे चले ये हो गए? गया सर। हो गया अच्छा, ये। हो गया। ये हो सौ गया परिवार का सर। सीधा ये हो जाएगा, ठीक है, यूरेनस। छोड़ एक दीजिए दो मैम, तीन ये कल चार इसका पढ़िएगा। तो समान समान दिया है सर। लास्ट चैप्टर ही है। 8 नंबर। हाँ, एट अच्छा। नंबर भी हो गया जी सर, अब 4 लास्ट ही है। कहाँ थे हम्म, हम लोग? 18 में, 17 में थे सर। एक चैप्टर और होगा। ठीक है, एक चैप्टर और होगा। सर सो रहे चलिए हैं। जल्दी जल्दी कर देते पीडीएफ हैं, ठीक पीडीएफ है, आज इसमें नहीं सभी पढ़ रहा जानते था। ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह था? आर्यभट्ट। ठीक आर्यभट्ट। है, कितना नंबर पे है आप? 10 नंबर पे पहुंच गए सर। ये तो एस्ट्रॉयड। आर्यभट्ट 1975 में। जी सर, चलिए, हाँ। 1975। आर्यभट्ट। क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु तथा उल्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच उपस्थित हैं। बिल्कुल। धूमकेतु प्रवर्लीय कक्षाओं में से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु। हम्म, अच्छा, तीसरा कहता है, उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। ये तो सही है। दूसरा। तीनों हाँ, सही दूसरा है। भी सही है, तीनों सही है। हाँ, पर तीनों सही है। ऐसे तो ग्रह का हम लोग जानते हैं कि परवलयकार होता है, और धूमकेतु का भी होता है मैम, ये हमको धूमकेतु नहीं भी मालूम। होता है, इसीलिए उसको पुच्छल तारा कहा जाता है। धूमकेतु का हाँ, ऐसे कुछ घूमते चलता रहा। रहता है। और पीछे से वो गैस का चमकीला पदार्थ निकलते रहता है ना, उसी के कारण वो पूछ बनती है उसकी। वो तो किसी भी तारे का विखंडन हो या संलयन हो, तो वो गैस तो हाइड्रोजन और जो हीलियम हाँ, उपस्थित है वो तो उपस्थित विमोचित है होगा तो ही ना। निकलेगा। इसको तो को सब जानते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की तो जरूरत नहीं लग रही है मुझको। ठीक है। नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन? सीरियस। प्रॉक्सिमा। सीरियस अच्छा, होगा, सीरियस। सीरियस। अल्फा सेंचुरी क्या है मैम? अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी एक बता मिनट रहा रुको, पढ़ लूं। है। अल्फा सेंचुरी में सूर्य का निकटतम मैं तारा बता हुआ। रही हूँ, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा और सूर्य का निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी। ठीक है। वो याद नहीं आ रहा था। अब उसी को नेक्स्ट प्रॉक्सिमा चैप्टर है। सेंचुरी कहता है क्या? जी सर, वो तीन हाँ, तीन पार्ट में शायद होता है, ABC करके कुछ होता है उसका, अल्फा का। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। वायु तथा जल का प्रदूषण। चैप्टर नंबर 18 है, वायु तथा जल का प्रदूषण। पहला क्वेश्चन कर रहा है, पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैसें निकलती हैं। गैसों में मुख्य है, कौन कौन सा गैस मुख्य है भाई? तो 1 2 3 है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, क्योंकि वो इससे होता है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो जो हम लोग को रेफ्रिजरेटर वगैरह में लगा हुआ है, एसी वगैरह में, उससे होता है ना मैम। जी मैम, हाँ, क्लोरोफ्लोरोसिस होगा। पेट्रोल और डीजल से क्यों होगा, ये तो सभी जानते ही है। ठीक है, हाँ, इसमें लिखा हुआ भी है, देखिए, वो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। देखिए, पेट्रोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जबकि इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यही कहा जाता है सबसे विषैली गैस। पूछता भी है कि पेट्रोल और डीजल के दहन से सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है, तो सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड पूछता है मैम। ये यह क्या हाँ, करता है कि आधा जल रहा था सीओ हीमोग्लोबिन आधा का वो ना जलेगा काम तब। करना बंद कर देता, रोक देता। जी सर, ये ना रुधिर के वहन की क्षमता को घटा देगा और शरीर पर हम्म। गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहता है ना कि जब आप ट्रैफिक में फंसे हो ना, तो आप ये क्या कहते, इंजन बंद कर दीजिए, इंजन को ऑफ कर दीजिए। हम्म। उस समय पूर्ण दहन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन परत ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाव करती है, बिल्कुल। धुएं में हम्म। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषकों हम्म। तथा कोहरे से मिलकर धूम कोहरा बनते हैं। तीसरा हाँ, कह पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। सही है, सही है। चौथा कह रहा है कि गलत। पेट्रोल तथा डीजल ईंधनों के अपूर्ण दहन से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी होता है गलत है, अपूर्ण दहन कार्बन से। मोनोऑक्साइड हाँ, बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो केवल 4 गलत है, बाकी सब सही है। ये जो बिल्कुल। तीसरा नंबर थोड़ा सा हमको जानकारी नहीं था। पेट्रोलियम अरे ये SO2 NO2 परिष्करण। बनता है जिससे अम्लीय वर्षा हम्म, होता है, ये पेट्रोलियम अच्छा, डीजल, ये हाँ। कह रहा है बाबू, समझ सल्फर में नहीं आया था डाइऑक्साइड, एक्चुअली। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जी SO2 NO2, इसी जी से तो अम्लीय वर्षा होता है। जी जी, हाँ मैम, सही ये है। वाला तीन SO2 NO2 नंबर। है। वैश्विक ऊष्मन में योगदान देने वाली गैसें हैं, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प 68 सभी हैं। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, 68 में पूछा हुआ जी ही आंसर भी ई लिया था, एक से अधिक। जी मैम, सभी, हाँ हाँ, बिल्कुल। याद चार होगा आप नंबर। लोगों को। न- कुछ तालाबों के जल देखने में हरे रंग के प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो पहला कह रहा है जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। दूसरा कह रहा है फास्फेट, नाइट्रेट एवं अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करते। पहला नहीं तो नहीं, सही है। सवाल के कारण ही होगा, दूसरा वाला गलत है। हाँ, अच्छा, अन्य प्रदूषकों से नहीं होता ना, ये सिर्फ शैवाल से नहीं होता नहीं, है। वो जो हरा परत होता है वो सवाल नहीं होता, दूसरा कुछ नहीं होता हाँ है। हाँ हाँ, समझ गए। हाँ, जो जिसको नहीं लोकल भाषा में काई बोलते हैं, है ना मैम। हाँ, ये होता है, हाँ, कि शैवालों हम्म, में सेल्यूलोज पाया जाता है, तो कभी कभी दे देगा कि परत होता क्या है, तो सेल्यूलोज की परत होती है, ये करता है। कहीं पढ़े हैं क्वेश्चन हम, क्योंकि सवालों में सेल्यूलोज पाया जाता है इसलिए। जी, सही बोला। कह रहा है कि ये जो है ना, नाइट्रोजन और फास्फेट जैसे रसायन जो होते हैं वो तालाब के जल में मिल जाते हैं, तो पोषकों में वृद्धि होती है और उसी के कारण शैवाल जो है तेजी से उगने लगते हैं। और हाँ, जैसा तो मैम ने यही बताया इसीलिए कि तो शैवाल में शैवाल क्या है, सॉरी, जल प्रदूषक का जल सूचक है। प्रदूषक का, जहाँ जी जी शैवाल है वो जी। जल प्रदूषित है। शैवाल की जी। उपस्थिति ही प्रदूषण को दर्शाता है। मिट्टी में भी ये बहुत जल्दी आपको बरसात के हाँ, और दिनों में वायु दिखेगा। प्रदूषक के रूप में लाइकेन, अगर आपको किसी एरिया में हाँ लाइकेन वो दिख रहा है तो वो वायु प्रदूषक का सूचक है। वहाँ का एयर जो होगा वो पॉल्यूटेड होगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कह रहा है आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे तत्व जल को दूषित करते हैं, जिनसे पौधे तथा पशुओं में अविषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कह रहा है अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिससे उसकी अम्लता अम्लीयता परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों से निकला गर्म जल भी जलाशयों की ताप में वृद्धि करके उसके प्रदूषक की तरह कार्य करता है। ये तो बिल्कुल सही है। और जल में नाइट्रोजन और फास्फेट रसायनों की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि हेतु हानिकारक नहीं बल्कि नहीं लाभदायक है। नहीं, तो पोषक अभी है, इस पर हाँ, पढ़े उसका ना। पोषक है हाँ, वो। वो चौथा बड़ा गलत करेगा हो गया शैवाल को आपका। खिला पिला के। हाँ,
जहाँ रहेगा वहाँ धन्य वो जल्दी उग जाएगा तभी बिल्कुल। हाँ, पोषक है, हानिकारक नहीं है। खत्म हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ये तो धन्यवाद जान ही रहे, चौथा चौथा तो हम लोग जान ही रहे थे। सर जी। ठीक है कल मैम, आप क्लास लोग को 7 भी धन्यवाद। कर ही लेते हैं ना, वो भी क्लास